नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बाबा साहेब क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो, आज की जो क्लास है वो रहेगी दैनिक समसामयिकी की। आज हम लगभग जितने भी दिवस हैं या कोई इम्पोर्टेंट कोई भी स्वतंत्रता सेनानी हो या कोई भी ऐसा बिल या कोई भी ऐसा पर्सन आएगा, उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे क्लास में। तो अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइएगा जल्दी से जल्दी। सभी जुड़ रहे हैं, आ जाओ सभी आ जाओ जल्दी। तो पहला जो दिनांक डाल दो पहले कि 2 दिसंबर 2022 दिल्ली करंट अफेयर की क्लास है, दैनिक समसामयिकी की क्लास है। देखो, हमारी शुरुआत छोटी है लेकिन एक दिन हम क्या करेंगे, बचाएंगे वो छोएंगे। बस हमारे क्या होने चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए, है ना। आगे देखते हैं, हमारा जो प्रश्न है वह है कि हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। क्या है यह? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। कौन सा दिवस है यह? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, यानी कि नेशनल पोल्यूशन कंट्रोलिंग डे। अब इसको नियंत्रण करना है। अब ये मनाया क्यों जाता है और मनाया कब जाता है, और मनाया कब जाता है, क्यों जाता है, उद्देश्य क्या है और कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न है हमारा। ऑप्शन है हमारे दो पर। ए पर 2 दिसंबर, बी पर है 1 दिसंबर, सी पर है 3 दिसंबर और डी पर है 4 दिसंबर। तो इसका जो उत्तर रहेगा वह है 2 दिसंबर। क्या है? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को हर साल प्रति वर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। अब ये दिवस किस याद में मनाया जाता है? कभी भी कोई भी दिवस है, या तो किसी इनिशिएटिव या किसी उद्देश्य के लिए या कोई भी पर्पज के लिए मनाया जाता है, कोई ना कोई इंटेंशन होगा उसका, ठीक है, या फिर किसी की याद में मनाया जाता हो, या किसी सुधार के लिए मनाया जाता हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक किसी तरह का भी कोई सुधार करना हो उसके लिए मनाया जाता होगा। तो इसका सीधी सी सिंपल भाषा में शब्द है क्या है कि मनाया क्यों जाता है। कि आपको पता होगा 1984 में भोपाल त्रासदी, 2 दिसंबर 1984 1984 में क्या हुआ था, भोपाल त्रासदी हुई थी, जिसमें कौन सी गैस लीकेज हो गई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जो कि एक जहरीली गैस है। इस गैस में जब मानव संपर्क में आता है तो क्या होता है, निश्चित यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो जो ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, यानी कि 1984 में 2 दिसंबर की घटना है, उसमें कितने लोग मरे थे? 25,000। आइए हम सभी को नमन करें, श्रद्धांजलि अर्पित करें यहीं से। नमन, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और 1984 की घटना है। अब गैस कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है, जो कि जहरीली गैस है। और मरने वालों की संख्या कितनी हो गई थी? 25,000 लोग। बहुत होते हैं 25,000 लोग, है ना। 1984 की घटना है भोपाल त्रासदी। अब देख लेते हैं इसकी उद्देश्य क्या है। चलो, मनाया तो जाता है भाई, इस कारण मनाया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है कि प्रदूषण को रोकना व प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाना। इसका क्या है? मेन इंटेंशन है, मतलब इसका क्या है? उद्देश्य है, मुख्य इसका क्या है? गोल है। अगला है, अभी प्रदूषण आ गया, प्रदूषण शब्द आ गया, तो राष्ट्रीय स्तर पर जब हम देखेंगे कि हमारे देश में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। एनसीआर यानी कि नेशनल कवर रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, यूं जो है नई दिल्ली, वो सबसे प्रदूषित शहर है। अगला है आपका, एक तो सबसे ज्यादा क्या है प्रदूषित, और सबसे कम प्रदूषित है लुंगलेई शहर। कहाँ का है? मिजोरम स्टेट का, यानी कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि 7 स्टेट का राज्य है मिजोरम। मिजोरम का लुंगलेई शहर सबसे कम प्रदूषित है, ज्यादा और कम। अब बात आती है, ये तो कम ज्यादा की होगी। एक है स्वच्छ शहर, कौन सा है अपना? इंदौर। कौन सा? इंदौर। ये पेपर मारने की संभावना है, ऐसे प्रश्न आते हैं हमेशा कई बार।
अब आपने कर लिया, इसका उद्देश्य प्रदूषण को रोकना, व जागरूकता फैलाना है। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस की वजह से 25,000 लोग मारे गए थे। उस त्रासदी में कौन सी 1984 में हुई थी। 1984 में 2 दिसंबर की घटना है, भोपाल त्रासदी के नाम से है। भोपाल कहाँ पर आता है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर नई दिल्ली और सबसे कम प्रदूषित शहर लुंगलई, नई दिल्ली। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम कि हाल ही में महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म दिवस कब मनाया गया है। कब मनाया गया है, तो ऑप्शन है हमारे 1 दिसंबर, दूसरा है बी नंबर वाला 2 दिसंबर, सी पर 3 दिसंबर और डी पर 4 दिसंबर। तो इसका उत्तर जो रहेगा वह है 2 दिसंबर। कब है, 2 दिसंबर, यानी कि 2 दिसंबर को स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप का क्या मनाया गया है, जन्म दिवस मनाया गया है। अब ये राजा महेंद्र प्रताप एक नाम है, स्वतंत्रता के समय का है, यानी कि जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय हमें क्या चाहिए थी, स्वतंत्रता चाहिए थी, लिबर्टी, और उसके लिए क्या चाहिए था, संघर्ष और एकता। उस समय महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने क्या किया था, भारतीय स्वतंत्रता के लिए जर्मनी हुआ, जापान हुआ या रूस हुआ, उनकी क्या की थी, यात्रा की थी। क्या की थी, यात्रा की थी, किसके लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। अगला है कि 1914 में 1914 में काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार का क्या किया था, गठन की घोषणा की थी। कहां पर, काबुल, जो कि वर्तमान में कहां पड़ता है, अफगानिस्तान और उस वाले एरिया में पड़ता है। कौन थे, राजा महेंद्र प्रताप। अब ये जो आर.एस. कपरी है, आर.एस. कपरी, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न है। किसका, मॉडर्न हिस्ट्री का, आधुनिक भारत का प्रश्न है, महेंद्र प्रताप सिंह। और इनका जन्म दिवस किसके तहत मनाया गया है, 75वां अमृत महोत्सव। हम कौन सा महोत्सव मना रहे हैं आजादी का, हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव आपको देखा होगा कि बहुत ही चर्चा में है। अमृत महोत्सव यानी कि जब हम अपने आजाद होने के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, उस समय क्या मनाया गया है, आजादी का अमृत महोत्सव। आपने कर लिए होंगे 2 प्रश्न। तीसरे प्रश्न पर जाते हैं हम, कौन सा, 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर का प्रश्न करेंगे हम। हमारा जो 3 नंबर का प्रश्न रहेगा कि हाल ही में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। तो सवाल देखिएगा क्या है, G20 की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी है। जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या बनाई है मोदी जी ने, हमारी पहचान बनाई है। क्या बनाई है, पहचान। छाए हुए हैं मोदी, क्या हुए हैं, छाए हुए हैं। G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है। अब ये बात आती है 2023 की, मतलब कर रहा है यानी आने वाले समय में कर कौन रहा है, तो करेगा कौन। ऑप्शन है हमारे, ए पर भारत, बी पर है इंडोनेशिया, सी पर है अमेरिका और डी पर है जापान। कितने हैं, तो इसका जो उत्तर रहेगा वह है भारत। कब करेगा ये, 2023 में G20 की अध्यक्षता करेगा, क्योंकि हाल ही में हुए इंडोनेशिया में जुलाई 2022 में G20 का आयोजन हुआ। सम्मेलन कहाँ हुआ, शिखर सम्मेलन, वह हुआ बाली, जुलाई 2022 में। कहाँ हुआ, इंडोनेशिया के बाली शहर में। उस समय वहां पर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में क्या सौंपा गया भारत को, G20 की अध्यक्षता 2023 के लिए सौंपी गई। कि 2023 का जो सम्मेलन है G20 का, वो 9 से 10 सितंबर 2023 को कहाँ होगा, भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली में होगा। बात ये आती है कि G20, अब G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं। अब ईयू के जितने मेंबर हैं, ईयू यानी कि यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन, वहां के जितने भी देश हैं, चाहे वो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया ना, और 19 देश, और बाकी 19 देश जैसे जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत हो गया, है ना,
ये सभी मिलाकर सभी देशों का समूह बनता है, वो क्या कहलाता है? G20 कहलाता है। अब इसका जो उद्देश्य है वो भी देख लेते हैं। देखिए, कोई भी एक संस्था हो या कोई भी एक संगठन हो, उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य ही होता है। अब उस उद्देश्य को हम चर्चा में लेंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है G20 का? G20 का यह उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर आर्थिक मामलों में सहयोग करना, यानी कि पैसे, यानी कि जब किसी देश की इकोनॉमी गिर रही है या कहीं पर भुखमरी जैसी समस्याएं है, कोई आपदा आन पड़ी है, तो वहां पर राहत कार्यों के लिए उनको क्या दिया जाता है? रियायती दरों पर क्या दिया जाता है? उनको ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। अगला हमारा है कि अर्थव्यवस्थाओं के मध्य वित्त समावेशन पर बल देना। वित्त समावेशन का क्या मतलब है? यही मतलब है कि वक्त विकास की दर उनकी सही हो, और अगर वहां पर कोई आपदा आन पड़ी है या कोई भुखमरी है, बाढ़ जैसे हालात हैं, या कि देश की इकोनॉमी गिर रही है, या वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, और गरीबी उन्मूलन जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उन समस्याओं को विजय पाने के लिए क्या किया जाता है? उन अर्थव्यवस्थाओं के मध्य वित्त, यानी कि उनको रियायती दरों पर क्या दिया जाता है? ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। किसके लिए? देखिए, वैश्विक स्तर यानी कि सभी देश आपस में कंधा मिलाकर चलें और एक दूसरे का सहयोग करें। किसके संदर्भ में? आर्थिक मामलों में और वित्त समावेशन में। ये दो पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है आर्थिक मामला और एक है वित्त समावेशन पर बल दे रहा है, और यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सहयोग। तो कहने का एक ही अर्थ है कि किसी भी देश की अगर कमजोर स्थिति है तो उनको एक दूसरों के साथ में सहयोग से क्या करना है? आगे बढ़ाना है सभी को। अगले प्रश्न पर जाते हैं हम कि हाल ही में पूर्व सीएम सुचेता कृपलानी की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो इसका जो उत्तर रहेगा वह है क्या है? 1 दिसंबर। हाल ही में पूर्व सीएम सुचेता कृपलानी की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? 1 दिसंबर को मनाई गई है, क्योंकि 1 दिसंबर 1974 को उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और आपको पता होगा कि ये क्या रह चुकी है? मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कब? उत्तर प्रदेश की। ये रह चुकी हैं 1963 से लेकर 1967 तक। चौथे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था। किसने? सुचेता कृपलानी ने। अगला है, अब इनसे संबंधित कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट देख लेते हैं कि 1946 यानी 1940 की बात है, जब गांधी जी के साथ वो कहाँ गई थी? नोआखली गई थी। कोई स्थान का नाम है नोआखली। और भारत विभाजन में जब पाकिस्तान और भारत का पार्टीशन हुआ ना, भारत विभाजन के समय जब शरणार्थी इधर से उधर जा रहे थे या इधर से उधर जा रहे थे, तो विस्थापन की जो प्रक्रिया थी, शरणार्थियों का जो विस्थापन की मतलब प्रतिस्थापित हो रहे थे एक दूसरे देशों में, तब वहां पर राहत और पुनर्वास समिति की वो सचिव भी रही। क्या रही? राहत, रिलीफ और वहां के जो भी पुनर्वास जो भी कमेटी है उनकी क्या रही? वह सेक्रेटरी रही। अगला है कि वो शरणार्थियों के पुनर्वास में उनकी बड़ी भूमिका है, रोल है। जाहिर सी बात है कि वह अगर भारत के विभाजन में राहत और पुनर्वास समिति की सचिव भी है, तो वो क्या करेगी? शरणार्थी हैं जो एक दूसरे देश में क्या हो रहे हैं? प्रतिस्थापित हो रहे हैं, जा रहे हैं एक दूसरे देशों में, तो उनके लिए क्या करेगी? वो भूमिका इन्हें अपना रोल तो अदा करेगी ना। तो ये चीज है सुचेता कृपलानी। पुण्यतिथि 1 दिसंबर। 1 दिसंबर 1974 को मृत्यु हुई उनकी। 1940 में गांधी जी के साथ नोआखली गई, और भारत के विभाजन के समय जब पार्टीशन हुआ देश का, उस समय राहत व पुनर्वास समिति की वो सचिव भी रही। और 1963 से लेकर 1967 तक उन्होंने चौथे मुख्यमंत्री के रूप में क्या किया? वहां का जो सीएम है उत्तर प्रदेश की, उसका कार्यभार संभाला था। और भारत विभाजन के समय राहत एवं पुनर्वास समिति की सचिव रहने के नाते उन्होंने शरणार्थियों के पुनर्वास में क्या निभाई थी? भूमिका निभाई थी। ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा 5 नंबर का। हमारा जो 6 नंबर का प्रश्न रहेगा, 5 नंबर का, कि हाल ही में बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ऑप्शन है हमारे 2 दिसंबर, बी है 1 दिसंबर, सी है 4 दिसंबर और डी है 3 दिसंबर। तो कब मनाया है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में अपने उत्तर छाप दो। तो उसका जो उत्तर रहेगा वह है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स
कौन सी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? 56वां। कौन सा? कौन सा इसमें 56वां स्थापना दिवस मनाया है। अब ये मनाया है 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल ने। ये भारत की सेना का क्या है? अर्धसैनिक बल है। क्या है? भारत की सेना का कौन सा भाग है? अर्धसैनिक बल की श्रेणी में आता है और विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक दल है, यानी कि दुनिया के सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी बिगेस्ट क्या है? सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है दुनिया की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। किसकी? बीएसएफ की। इसमें टोटल कितनी बटालियन है? 192 बटालियन हैं। और इसके जो महानिदेशक डीजी का पद है वो किसके पास है? पंकज कुमार। किसके पास है? पंकज कुमार। और इसका उद्देश्य क्या है? जिम्मेदारी क्या है? अब कोई भी सेना होती है या कोई भी बटालियन होगी, कोई भी टुकड़ी हो गई, कोई भी रेजिमेंट, मतलब जो भी है सेना है, उसकी क्या होती है? जिम्मेवारी होती है कि आप ये काम, आपको ये काम करना है। जिसको हमको टीचर हमको होमवर्क दिया करते थे कि आपको मॉनिटर बना दिया करते थे क्लास में कि तेरी ये जिम्मेदारी रहेगी कि कोई क्लास में क्या ना करे, शैतानी ना करे, शैतानी करे तो उसका नाम नोट कर लेना। इसी तरह इनकी भी क्या है? ड्यूटी है, लेकिन वो हमारी ड्यूटी कक्षा तक सीमित थी। लेकिन ये ऑल इंडिया जहां तक हमारी बॉर्डर है, हमारे देश की सीमा है, वहां पर क्या करते हैं? देश की रक्षा करते हैं। तो पहली जिम्मेदारी, उद्देश्य या जिम्मेदारी मान लो, कुछ भी मान लो, पहला है शांति बनाए रखना, यानी एकदम पीसमेंट एनवायरमेंट करना है वहां पर, यानी कि बिल्कुल शांति बनाए रखते हैं। निरंतर निगरानी रखना, एकदम चौकन्ने रहते हैं, निगरानी रखते हैं। कहाँ पर? हमारे जहाँ पर बॉर्डर है, सीमा है, भारत भूमि सीमा की रक्षा, यानी कि हमारी जो भी भारतीय भूमि है, जहाँ तक हमारी सीमा है, वहां तक हमें क्या करनी है? उसकी रक्षा करनी है। और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकते हैं। जो भी मान लो मादक पदार्थ हो गया, कोई भी नशा हो गया या कोई भी ड्रग्स हो गया, उनके कोई भी तस्कर हो गए, उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लांघते हैं या उसमें व्यापार जो होता है या कोई भी तस्करी होती है, उसको क्या करते हैं? रोकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध की श्रेणी आ गई। इसका जो ध्येय वाक्य है, सिद्धांत क्या है इसका? जीवन पर्यंत कर्तव्य है। यानी कि अगर हम ये इनका क्या कर्तव्य है कि जीवन जब तक इनके यानी कि बलिदान ना हो जाए या अपने प्राण न्यौछावर ना कर दें या शहीद ना हो जाए, कहने का अर्थ ये है तब तक ये क्या करेंगे? अपनी ड्यूटी के प्रति क्या रहेंगे? सचेत रहेंगे और अपनी ड्यूटी निभाएंगे। जीवन पर पर्यंत कर्तव्य। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है हमारा कि हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजगीर में किया है? अब बात यह आती है कि गंगा जल परियोजना और राजगीर। अब दो चीजें इसमें इम्पोर्टेंट हैं। गंगा जल परियोजना, अब परियोजना का अर्थ तो यह हुआ या तो सिंचाई के लिए या पेयजल के लिए क्या पानी उपलब्ध करवाना। अब करवा कहाँ पर रहे हैं? अब गंगा जल है तो गंगा नदी का जल, यानी कि सबसे पवित्र जल, उस जल को या तो सिंचाई या फिर पेयजल के रूप में भेजा जाएगा। अब जाएगा कहाँ पर? भेजा कहाँ जाएगा? मुख्यमंत्री राजगीर में। कहाँ पर? राजगीर। राजगीर कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? बिहार का। कहाँ का? बिहार का। तो उसका उत्तर जो रहेगा वो है बिहार। बिहार के राजगीर और गया में वहां के जितने भी जलाशय हैं उनमें संचित किया जाएगा वहां का पानी। 3 उपचार और 1 शोधन तालाब से क्या किया जाएगा? उसको सेंटरों में भेजा जाएगा। यानी कि पानी तो है साफ, लेकिन उसको शुद्ध भी किया जाएगा, पीने लायक बनाया जाएगा, है ना। अगला इसका उद्देश्य क्या है कि वहां के जितने भी सूखे क्षेत्र हैं उनमें नल द्वारा गंगा जल का पानी क्या किया जाएगा? उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि सूखे क्षेत्रों में नल द्वारा गंगा जल को क्या किया जाएगा? उपलब्ध करवाया जाएगा और उसकी जो पहुंच है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। ये हो गया। अगला 7वां नंबर का प्रश्न है हमारा। 7 नंबर का प्रश्न लिखिएगा। हमारा जो 7 नंबर का प्रश्न रहेगा कि
संविधान में 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची है और संविधान संशोधन पूछा है भाई कब कौन सा अमेंडमेंट है ना। तो हमारा ऑप्शन है ए पर 73वां, बी है 74वां, सी है 75वां और डी है 42वां। तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 2 संशोधन हुए थे, एक हुआ था 73वां, एक हुआ था 74वां। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, पहले इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका जो उत्तर रहेगा 12वीं अनुसूची वह है 74वां संविधान संशोधन, बी इसका उत्तर रहेगा। अब जब 74वां संविधान संशोधन हुआ 1991 की बात है, 1991 और 92 की बात है, जब ये संविधान संशोधन हुआ तब यह एक आया था शहरी प्रशासन के लिए, शहरी स्थानीय स्वशासन, और एक था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। 73वां संविधान संशोधन जो है 73 का जो अमेंडमेंट है वो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से लेकर संबंधित है, जिसमें 11वीं अनुसूची में क्या किया गया है, इनको जोड़ा गया है और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को कितने विषय दिए गए हैं? 29 यानी 29 विषय दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं 74वां संविधान संशोधन की। इसमें किया गया है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 243W में क्या किया गया है? नगर पालिका या नगरीय या शहरी प्रशासन या नगरीय स्थानीय स्वशासन के बारे में क्या दी गई है? जानकारी दी गई है। 243 अनुच्छेद W और विषय कितने हैं इसमें? 18 विषय शामिल हैं। ये होगी इसकी बात। अब बात आती है कि हमारा जो संविधान है वो क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसकी क्या है? मुख्य विशेषता है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है लिखित। अगले प्रश्न पर आते हैं हम कि हाल ही में चर्चित संघाई सहयोग संगठन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब हेडक्वार्टर पूछा है यानी कि मुख्यालय पूछा है। ए पर है बीजिंग, बी पर है संघाई, सी पर है जकार्ता और डी पर है समरकंद। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे अभी संघाई शब्द दे रखा तो हम संघाई उत्तर लगा देंगे, लेकिन ये क्या उत्तर है? गलत उत्तर है। हम कई बार सीधा हमारा माइंड ये क्लिक करता है पेपर के, जब हम पेपर हॉल में बैठे रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो सीधा क्लिक करता है कि हाँ संघाई इसका उत्तर होगा, लेकिन संघाई इसका उत्तर नहीं है। इसका जो उत्तर है वह है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वह बीजिंग चाइना में स्थित है। कहाँ पर है? चाइना में, चीन में। संघाई भी चीन का एक शहर है और जकार्ता आपको पता है इंडोनेशिया द्वीपीय देश है एक, उसकी राजधानी है जकार्ता। और समरकंद उज्बेकिस्तान। अभी हाल ही में SCO की जो 12वीं शिखर सम्मेलन है SCO का 2022 में, अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है 22वां शिखर सम्मेलन? उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पर हुआ है? समरकंद में। और आपको पता होगा कि हाल ही में अभी गत 1-2 महीने की पहले की बात है कि सितंबर 2022 में जब इसका आयोजन हुआ था, वहां पर कहाँ पर हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान। तो वहां पर वाराणसी यानी काशी जो बनारस है हमारे भारतीय शहर है गंगा नदी तट के किनारे, उसको सांस्कृतिक राजधानी के रूप में क्या किया गया था? नामित किया गया था। किसके द्वारा? SCO के द्वारा। ये तो बात आ गई इसकी। अब इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 2001 में और भारत इसका जो मेंबर बना था वो बना था 2017 में। कब बना था? 2017 में। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि उद्देश्य इसका क्या है। देखिए कोई भी एक संगठन हो या कोई भी संस्था हो, उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर रहता है। तो इसका उद्देश्य जो है वो है यूरेशियन क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और शांति को बढ़ाना और उसको बढ़ावा देना। क्या चीजें हैं? एक सिक्योरिटी को लेकर है, एक स्थिरता को लेकर है, सस्टेनेबल ना, और एक है शांति। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि हर देश अपनी सीमा ना लांघे यानी कि अपने हद तक रहे, हद से आगे ना बढ़े और एक दूसरे को क्या करें? सहयोग करें। ये आर्थिक मामलों में भी सहयोग करता है। क्या है ये? आर्थिक मामलों में भी सहयोग करता है।
आर्थिक सहयोग भी शामिल है। और इसका जो सम्मेलन है 22वां शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में हुआ है। शंघाई सहयोग बीजिंग चाइना की स्थापना 2001, भारत सदस्य बना 2017 में। और इसका जो उद्देश्य है यूरेशियन क्षेत्र में क्या करना है? सुरक्षा, शांति और स्थिरता को बनाए रखना है और उसको बढ़ावा देना है सभी देश आपस में मिलकर। अगला प्रश्न करेंगे हम कौन से नंबर का? 9वें नंबर का। हमारा जो 9 नंबर का प्रश्न रहेगा कि ग्रीन क्लाइमेट की स्थापना किस कॉप में की गई है? कॉप 16, कॉप 17, कॉप 18 और कॉप 19। तो इसका जो उत्तर रहेगा वह है 16। अभी कॉप होता क्या है? यानी कि देशों के समूह है जिसमें जलवायु परिवर्तन जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों पर क्या होता है चर्चा होती है। और हर देश क्या करता है कि न्यूट्रल होने की यानी कि कार्बन तटस्थ यानी कि शुद्ध कार्बन प्रोड्यूस करने पर जोर देता है। यानी कि भाई जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए इनिशिएटिव करना, कदम उठाना, पहल करना बहुत बड़ी बात है। तो वो ग्रीन क्लाइमेट की स्थापना किस कॉप में की गई थी? तो वो कॉप है 16 में। कौन से कॉप में की गई थी? कॉप 16 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत क्या है? एक रहेगा सम्मेलन है ग्रीन क्लाइमेट। अब ग्रीन क्लाइमेट का अर्थ क्या है कि हरित जलवायु कोष यानी कि जितना हो सके शुद्ध कार्बन बनाए, शुद्ध कार्बन यानी कि न्यूट्रल बने और ज्यादा से ज्यादा एक स्वच्छ ऊर्जा की तरफ ध्यान दिया जाए। अभी हाल ही में दक्षिणी कोरिया ने क्या किया है? ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए कितने दिए हैं? $2.72 मिलियन की राशि दी है। $2.72 मिलियन की राशि यानी फंड प्रदान किया है किसको? ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी कि हरित जलवायु कोष। अब ये दिया किसको है? ये दिया है कि विकासशील देशों को दिया है कि जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों को अनुकूल बनाने के लिए विकासशील देशों को दिया गया है कि जब विकसित देश जब विकास करेंगे तो उद्योग चलेंगे तो क्या बढ़ेगा? कार्बन यानी कि वातावरण में कौन सी गैसें बढ़ेंगी? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर हो गई, मीथेन होगी और जो भी गंदी हानिकारक गैसें हैं जो कि ओजोन के लिए क्या करती हैं? क्षरण का कार्य करती हैं या वैश्विक तापमान बढ़ाती हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी। जैसे जैसे उद्योग और नवाचार या कोई भी टेक्नोलॉजी आती है या किसी तरह का भी देश जब विकास कर रहा होता है या विकसित श्रेणी में होता है तो जाहिर सी बात है वो क्या कर लेता है? वो सारा कार्बन प्रोड्यूस कर देता है, मीथेन जैसी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस को क्या कर देता है? उत्सर्जित कर देता है। अब वह दक्षिणी कोरिया ने क्या किया है? 2.72 मिलियन का क्या दिया गया है? हरित जलवायु कोष विकासशील देशों को दिया गया है कि जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों से बचा जा सके। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से रीट न्यायालय द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी की जाती है। अब उसको कहा क्या जाता है? प्रतिषेध कहा जाता है, अधिकार परीक्षा कहा जाता है या उत्प्रेषण कहा जाता है या बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी भी व्यक्ति को बिना किसी दोष जब बिना दोष सिद्ध हुए या उसको पहले ही किस में डाल दिया जाए? कारावास में डाल दिया जाए या उसको गिरफ्तार कर लिया जाए या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए या उसको बंदी बना लिया जाए मतलब बिना दोष के, तो वह अनुच्छेद 32 के तहत यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसमें रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो उसके तहत क्या कर सकते हैं? बचाव करती है न्यायालय, उसका बचाव करती है किसका? उस व्यक्ति का। तो उसमें बताया गया है कि व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी की जाती है। अगर कोई भी अभी हाल ही में चर्चा में है ये मामला कि एमपी हाई कोर्ट का मामला है, चर्चा में है कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है बिना दोष के तो की जमानत या रिहाई करने के लिए कोर्ट आदेश दे सकती है रीट
का अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण अनुच्छेद 32। अब इसमें एक विशेषता यह भी है, सॉरी यहाँ पर 8 डाल दिया था, ये 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, एमपी हाईकोर्ट का मामला है कि अभी इसमें एक पॉइंट और भी है कि भारतीय क्षेत्र के बाहर का अगर कोई व्यक्ति है, उसके विरुद्ध या उसके खिलाफ कभी भी रीट जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये हमारे आज के 10 प्रश्न थे। उम्मीद है आपने नोटबुक में इनको नोट किए होंगे, और कोई भी क्लास हमारी आती है उसको हम बेहतर से बेहतर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।